अंटार्कटिक ओशन में 28 लोग एक जहाज में सवार थे, लेकिन इनका जहाज लाखों टन बर्फ के बीच में फंस चुका था। इनको एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजर चुके थे। इसी दौरान एक रात को इनके जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही जहाज एक तरफ को झुक गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से जहाज को जोर से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो हुआ वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अंटार्कटिक ओशन, जहां लहरें बिल्डिंग जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा और पानी का दर्जा हरारत इतना कम कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। ठंड और लहरों की वजह से बच भी गए तो पहाड़ों जैसे बर्फ के तोदे आसानी से जहाज को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही जहाज, इसी खौफनाक समुद्र में 28 लोगों के एक ग्रुप का जहाज फंस गया था। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं था। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर शेल्कटन, जो एक एक्सप्लोरर थे। इनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत की बर्दाश्त का टेस्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने अपने जहाज का नाम भी एडवेंस रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशन किए थे। 1901 में वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 1750 किलोमीटर दूर से ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने दोबारा इस मिशन को गले लगाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले इनको वापस पलटना पड़ा। और अब की बार 1914 में इनका प्लान न सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस ब्रियाज़म को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर शेल्कटन वो करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि इस मिशन की नौयत काफी खतरनाक थी। कोई भी इस मिशन पर जाने के लिए राजी नहीं था। कि सर शेल्कटन के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपेडिशन के अमले को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और इसे द टाइम्स अखबार में पब्लिश करवाया। याद रहे, ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था, बल्कि इसके अल्फाज थे, मैन वांटेड फॉर हैंड्स जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर शेल्कटन इन लोगों को मुतवज्जा करना चाह रहे थे जो खतरों के सामने आने से नहीं डरते हों। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के ग्रुप को हायर कर लिया। सर शेल्कटन ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा, इनके एक्सपेडिशन का ख्वाब धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपेडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बर्तानिया, जो खुद भी जंग का ऐलान कर चुका था, उन्होंने इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत जहाज की जरूरत थी, जो बर्फ से ढके अंटार्कटिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके। पर ये कोई आम जहाज नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज अंटार्कटिक में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की कंपनी ने ये जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो इस वक्त के एलिट क्लास को इस जहाज के जरिए पोलर बियर के शिकार पर ले जाना चाहता था, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नस्ट ने ये जहाज खरीद कर इसे एडोरेंस का नाम दे दिया। एडोरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था, और डिजाइन कुछ ऐसा था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी थी और इंजन भी मौजूद था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नस्ट को पिछले कई सालों से इंतजार था। अगस्त 1914 को एंडोरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमूथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीनों तक वो अंटार्कटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पर आखिरी तैयारी मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज की डायरेक्शन अंटार्कटिक ओशन में वेडल सी की तरफ कर दी। एंडोरेंस में 28 लोगों समेत 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते भी शामिल थे, जिनको अंटार्कटिका की बर्फ में साजो सामान वगैरह खींचने के काम में लाया जाना था। 46 दिनों तक ये सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक ही दिन में अंटार्कटिका के साहिल पर पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने इनका रास्ता रोक दिया।
हुआ कुछ यूं कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की तहें मोटी से मोटी होती गईं और एक पॉइंट पर आकर ये तहें 18 फुट तक मोटी हो गईं और अब एंडोरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि इन्हें चीर के आगे बढ़ सके। ये बर्फ कहीं कहीं इतनी कमजोर भी थी कि यहीं से पैदल सफर शुरू करना भी मुमकिन नहीं था। एंडोरेंस अपनी मंजिल वासल से तकरीबन 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस चुकी थी। इब्तिदा में लगा कि शायद ये मसला आर्जी तौर पर आया है, लेकिन असल में ये जहाज के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिनों तक मुसलसल कोशिशें करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी जहाज को दस्ती तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। मुसलसल अगले 2 दिनों तक बर्फ को काटने और रास्ता बनाने का काम करते करते अमला बिल्कुल थक गया, लेकिन ये काम इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो जहाज को महज 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सके, लेकिन इसके बाद एंडोरेंस दोबारा फंस गई। 1 महीने तक जहाज को आजाद करवाने की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्न्स्ट ने हिम्मत हार ली। उन्होंने फैसला किया कि जहाज को बर्फ की कुदरती हरकत पर ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियां ढलते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। इस दौरान जहाज एक सरमाई स्टेशन का काम कर रहा था। अमला इसमें अपने रोजमर्रा का काम करने लगा, पर फर्क सिर्फ इतना था कि जहाज एक ही जगह खड़ा था। सर अर्न्स्ट ने जहाज पर एक नज़्मो ज़ब्त कायम कर रखा था। जहाज में अमले के दिन गुजरते गए और सब आपस में एक दूसरे से मजीद करीब होते गए। सबको उम्मीद थी कि वो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने तो लगी, लेकिन बढ़ते हुए दबाव की वजह से बर्फ की तहें एक दूसरे पर चढ़ने लगी और ये एक इंतहाई गैर मुतवक्के वाकया था। दबाव डालती हुई करोड़ों टन वजनी बर्फ ने जहाज पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि जहाज को बर्फ के दबाव से आजाद किया जाए, लिहाजा सब ने मिलकर बर्फ को हटाने का काम शुरू किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये मुसीबत तो टल गई। जुलाई 1915 की रात अचानक जहाज के नीचे एक जोरदार आवाज आई और जहाज एक तरफ को झुक गया। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। क्या ये व्हेल मछली की टक्कर थी या कुछ और। जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। दबाव डालती बर्फ की तहों ने जहाज को न सिर्फ एक तरफ झुका दिया, बल्कि इसका रडर, जिसकी मदद से जहाज को मोड़ा जाता है, पूरी तरह टूट चुका था। जहाज के अमले को अब यहाँ फंसे 7 महीने हो चुके थे और वो किसी भी इंसानी आबादी से कम अज कम 2000 किलोमीटर दूर थे। ना किसी से राब्ता, ना कोई मदद बुलाने की उम्मीद। इनको अगर किसी से उम्मीद थी तो वो थे सर शेल्कटन। 18 अक्टूबर 1915 सबके ख्वाब तो जैसे चकनाचूर हो चुके थे। 9 महीनों से मिशन का अमला एक ही जगह फंसा था। तभी एक रात अचानक दबाव की एक लहर आती है, जिसने जहाज को पलक झपकते ही 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब जहाज के लीक होने का खतरा सरों पर मंडलाने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स की वजह से पानी अंदर भरना शुरू हो गया। सारे अमले ने मिलकर रात भर काम किया कि किसी तरह जहाज के अंदर पानी न भर पाए, पर इनके सर पर छत का सहारा शायद अब यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 सर अर्न्स्ट शेल्कटन ने जहाज को खाली करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि जिंदगी बचाने का अब सिर्फ यही एक तरीका था। जरूरी साजो सामान बाहर निकाल लिया गया। जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर निकालकर अब पूरा अमला बर्फ की चादर पर खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीनों से जिस जहाज का इन्हें सहारा था, अब वो जहाज इनकी आंखों के सामने बर्फ के दबाव तले टूटकर तबाह होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगा। अब सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि तैरते हुए बर्फ के तोदे पर आखिर कब तक इंतजार किया जाए। सर अर्न्स्ट शेल्कटन ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। इनको 550 किलोमीटर दूर पोलिट नामी जजीरे का पता था, जहाँ कभी शेल्टर और सप्लाई हुआ करती थी, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है, इसके लिए लाइफ बोट्स क्या चीजें होंगी। लिहाजा फैसला ये हुआ इस जजीरे तक पैदल ही चल के जाया जाए। उन्होंने पोलिट जजीरे की तरफ सफर शुरू किया, जो इनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अगले 6 महीनों तक अमले ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते, या तो इसमें सुराख पड़ जाते या वो पानी के बहाव के साथ साथ तैरने लगता।
खुश किस्मती से ये आइस शीट्स तैर कर आहिस्ता आहिस्ता पोलिट जजीरे की तरफ जा रही थी। लिहाजा सर अर्न्स्ट ने यही फैसला किया कि वो आइस शीट्स पर ही तैरते तैरते पोलिट जजीरे तक पहुंचेंगे। इनके पास अब खाना पीना सब खत्म हो चुका था। इनको तैरती हुई आइस शीट्स नुमा जजीरे पर जो कुछ मिलता वो इसे शिकार करने की कोशिश करते, जैसे पेंगुइन और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 इन्हें सफर पर निकले अब 13 महीने हो चुके थे। अब हालत ये थी कि वो लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा करने जैसे हो गए। अगले महीने तक पोलिट जजीरे का इंतजार करते करते हालात इतने खराब हो चुके थे कि इनको अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों के खाने पीने का इंतजाम तो हो चुका था। इनको उम्मीद थी कि पोलिट जजीरे पर पहुंचकर कुछ सप्लाई मिल जाएंगी, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जिस तैरते जजीरे पर वो सवार थे इसने अपनी डायरेक्शन बदलना शुरू कर दी। वो पोलिट जजीरे की बजाय एलिफेंट जजीरे की तरफ जाना शुरू हो गया। अगले कई दिनों तक समुद्र में तूफानी मंजर था। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया और अमले के कई मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा। इन सब के मुंह और जुबानें इतनी सूख चुकी थी कि कुछ भी निगलना मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल 1916 आ पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वो कैसे भी करके एलिफेंट जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो। पिछले 16 महीनों में अब पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट जजीरे पर उन्होंने सुख का सांस तो लिया, लेकिन ये जजीरा पूरी तरह बंजर था और यहाँ ज्यादा अरसे तक रहना अब मुमकिन नहीं था। खासकर खाने पीने की सप्लाई खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही उम्मीद थी, यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया जजीरा। सर अर्न्स्ट शेल्टन ने यह फैसला किया कि वो लाइफ बोट्स में सवार होकर साउथ जॉर्जिया जजीरे तक जाने का ये जानलेवा मिशन जरूर करेंगे। उन्होंने अमले में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट जजीरे से साउथ जॉर्जिया जजीरे के लिए रवाना हो गए। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। इन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फुट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंड इतनी शदीद थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ इनको ये सफर बगैर GPS और बगैर कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज की मदद से। हर दिन वो जी जान का जोर लगाने के बावजूद 80 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय नहीं कर पाते थे। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्न्स्ट शेल्टन और 5 अमले के मेंबर्स साउथ जॉर्जिया जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहाँ पर भी एक मसला था। वो साउथ जॉर्जिया जजीरे की गलत साइड पर पहुंच चुके थे। इनके सामने थे 4000 फुट ऊंचे पहाड़। अगले 36 घंटों की मुसलसल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां पर व्हीलिंग स्टेशन मौजूद था। शेल्टन की हालत इतनी खराब थी कि व्हीलिंग स्टेशन पर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाए। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि 1.5 साल पहले सफर पर रवाना होने वाले सर शेल्टन अब इस हालत में यहाँ पहुंचे हैं। 3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया में रहने के बाद सर अर्न्स्ट शेल्टन एलिफेंट जजीरे की तरफ वापस निकल पड़े, जहां वो 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़कर निकले थे। उन्होंने एलिफेंट जजीरे पहुंचने के लिए नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को इन्हें दूर से ही एलिफेंट जजीरे पर धुआं उठता दिखाई दिया, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। सर शेल्टन को मालूम ही नहीं था कि इनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर करीब आने पर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने तमाम एलिफेंट जजीरे के अमले को जिंदा और सही सलामत पाया। 8 अगस्त 1914 को वो पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सही सलामत वापस अपने घर पहुंचा दिया। उन्होंने अपना असल मिशन तो कभी पूरा नहीं किया। पहले भी 2 बार उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने के लिए नाकाम कोशिशें की थी और इस मिशन में भी वो 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे। पर इनकी इस बका की कहानी ने इन्हें वो मुकाम दिलाया जो शायद इन्हें मिशन मुकम्मल करने पर भी नहीं मिल सकता था। इस वाक़े के 107 सालों के बाद 2022 में एंडोरेंस को अंटार्कटिक ओशन में आखिरकार ढूंढ लिया गया। एंडोरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर मौजूद बिल्कुल परफेक्ट हालत में महफूज है। यहाँ तक कि इस पर लिखा नाम भी सही से पढ़ा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस चैनल की पहली वीडियो को आप भरपूर पसंद करेंगे और लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।